नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जठरीय ग्रंथियां, जैसा कि हमने आमाशय पढ़ा था और आमाशय के अंदर हमने कहा था कि आमाशय की उपकला के अंतर्वलन से जठरीय ग्रंथियों का निर्माण होता है और उन जठर ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि विभिन्न प्रकार का स्त्रावण करती है। और ये जो स्त्रावण है, ये स्त्रावण पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं जो जठरीय ग्रंथियों में पाई जाती हैं, उसके बारे में अपन अब यहाँ डिटेल करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा है श्लेष्मा गिरवा कोशिका। पहले नंबर पे कौन सा लिखा है? श्लेष्मा गिरवा कोशिका। दूसरा परिधीय कोशिका या ऑक्जेंटिक कोशिका। तीसरा पैप्टिक कोशिका या मुख्य कोशिका या जाइमोजेनिक कोशिका। और चौथे नंबर पे लिखा है अर्जेंटाफिन कोशिका। तो यानी कि जठरीय ग्रंथियों में मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। श्लेष्मा गिरवा कोशिका, परिधीय या ऑक्जेंटिक कोशिका, पैप्टिक या मुख्य या जाइमोजेनिक कोशिका एंड लास्ट के अंदर अर्जेंटाफिन कोशिका। ये जो अर्जेंटाफिन कोशिका होती हैं, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है। जी कोशिका, डी कोशिका व ईसीएल कोशिका, एंटेरोक्रोमेफिन कोशिका। ये 3 कोशिकाएं जो है अर्जेंटाफिन कोशिका बनाती हैं। ये चारों की चारों जो कोशिकाएं हैं, जैसा कि अपन ने कहा पहले कि ये आमाशय की उपकला के अंतर्वलन से बनती है। ये कैसे बनती है? ये आमाशय की उपकला के अंतर्वलन से बनती है। ये यहाँ पर क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, सरल उपकला ऊतक है। और ये जो यहाँ पर जो कैविटी जैसी संरचना है, इसको हम बोलते हैं जठरीय पिट। क्या कहेंगे? जठरीय पिट या गैस्ट्रिक पिट कहेंगे। इस अंतर्वलन में विभिन्न प्रकार की क्या है? कोशिकाएं हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे श्लेष्मा गिरवा कोशिका की। किसकी बात करने जा रहे हैं? श्लेष्मा गिरवा कोशिका की, जिसे हम म्यूकस सेल भी कहते हैं। ये श्लेष्मा गिरवा कोशिका या म्यूकस जो सेल है, ये हमारे आमाशय के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। संपूर्ण भाग का मतलब हो गया कि आमाशय को हमने 4 भागों में बांटा था, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। इन चारों भाग के अंदर म्यूकस सेल जो है वो उपस्थित होती है। ये क्या करती है? ये म्यूकस का स्त्रावण करती है। म्यूकस जो होता है वो आमाशय की आंतरिक स्तर जो होता है, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसको एचसीएल से बचाता है। एचसीएल का मतलब क्या हुआ कि परिधीय कोशिकाएं जो अपन आगे पढ़ने जाएंगे वो एचसीएल का स्त्रावण करती हैं। और एचसीएल जो होता है वो हाई एसिडिक नेचर का होता है, जो म्यूकोसा को क्षति पहुंचा सकता है। तो उससे बचाने के लिए म्यूकस एक लुब्रिकेंट लेयर बनाता है। साथ साथ में ये कोशिकाएं बाइकार्बोनेट का स्त्रावण करती हैं, जो कि उसकी अम्लीयता की सक्रियता को कम करते हैं। तो यानी म्यूकस जो है वो आमाशय की आंतरिक स्तर म्यूकोसा को एचसीएल से बचाने का कार्य करता है। तो पहली हमारी कौन सी कोशिका हो गई? श्लेष्मा गिरवा कोशिका। दूसरी हम बात करेंगे परिधीय कोशिका या ऑक्जेंटिक कोशिका। परिधीय कोशिका जो होती है वो फंडस भाग में ही पाई जाती है, इसलिए उसे हम फंडिक सेल भी कहते हैं, फंडिक कोशिका भी कहते हैं। ये एचसीएल तथा नेज कारक, कैस्टल इंटरसिक फैक्टर, इसका स्त्रावण करती है। यहां पर बच्चों हमें एक बात समझनी होगी कि परिधीय कोशिका जो है वो एचसीएल का स्त्रावण नहीं करती है, वो हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन का स्त्रावण करती है। और ये दोनों आयन गुहा में जाके एचसीएल का निर्माण करती है। अगर परिधीय कोशिका एचसीएल का निर्माण करती तो पहले कोशिका ही क्षति हो जाती। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये केवल हाइड्रोजन और क्लोराइड का स्त्रावण करती हैं और ये दोनों जाके गुहा के अंदर एचसीएल का निर्माण करते हैं। तो यहां पर एचसीएल जो है वो किसके थ्रू, जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो कौन है? परिधीय कोशिका है। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, ये नेज कारक का स्त्रावण करती हैं, जिसे इंग्लिश में कैस्टर इंटरसिक फैक्टर का स्त्रावण किया जाता है। ये जो नेज कारक है, ये जो कैस्टर इंटरसिक फैक्टर है, ये हमारे इलियम के अंदर विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? इलियम में विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। अब बड़ा ध्यान से सुनिए, 2018 के क्वेश्चंस नीट के अंदर पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन सी जठरीय कोशिका जो है वो एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है या एनीमिया के लिए उत्तरदायी है। तो अब इस बात को हम समझेंगे।
हमने यहाँ पे कहा कि जो नेज कारक है वो विटामिन B12 के अवशोषण को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और ये अवशोषण कहाँ होता है, इलियम के अंदर। अगर मान लीजिए कि ये जठरीय कोशिका, कौन सी, परिधीय कोशिका, नेज कारक स्रावित नहीं करती तो विटामिन B12 अवशोषित नहीं होता। विटामिन B12 अवशोषित नहीं होता तो आरबीसी मैच्योर नहीं होती। आरबीसी मैच्योर नहीं होती तो हमें पर्नीशियस एनीमिया नामक व्याधि हो जाती। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि जो नेज कारक है वो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है, और जो विटामिन B12 है वो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी के परिपक्व उसकी मैच्योरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने कहा HCl जो है उसके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन अपन एक दो मुख्य कार्यों की बात करेंगे। बाकी कार्य जो है हम जब कार्य की जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे कि HCl जो है वो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है, और निष्क्रिय एंजाइम कौन से हैं वो अपन आगे कोशिका में देखने को जा रहे हैं। नेक्स्ट अपन कोशिका देख रहे हैं पेप्टिक कोशिका। ये मुख्य कोशिका या जाइमोजेनिक कोशिका भी हम इसको कह रहे हैं, चिफ सेल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये जो पेप्टिक कोशिका, ये जो मुख्य कोशिका है, ये भी आमाशय के फंडस भाग में ही पाई जाती है, इसलिए हम इसे फंडिक सेल भी कहते हैं। ये पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन व गैस्ट्रिक लाइपेज का स्त्रावन करती है। इसमें अब ध्यान रखने वाली बात है कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों ही इनएक्टिव निष्क्रिय एंजाइम है, और इन दोनों एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है HCl, यानी पेप्सिनोजन कन्वर्ट इन द पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदल रहा है, HCl बदल रहा है। और HCl का स्रोत क्या है, परिधीय कोशिका। दूसरा है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, बदलता है, कौन करता है, HCl, और HCl का स्रोत कौन है, परिधीय कोशिका। और ये जो प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का काम जो HCl करता है, ये रेनिन जो एंजाइम है ये हमारी प्रारंभिक अवस्था में इन्फेंट स्टेज के अंदर ये पाया जाता है, यानी कि जैसे ही हम 3 साल से ज्यादा के एवरेज अपन बात करें, औसतन बात कर रहे हैं, उसके बाद में ये रेनिन एंजाइम जो है हमारे अंदर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। रेनिन जो है केवल इन्फेंट स्टेज के अंदर ही उपस्थित होता है। ये जो मदर का जो मिल्क होता है, मातृ का जो दूध होता है, उसके पाचन में सहायता करता है। तो यहां पर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये कौन स्रावित कर रहा है, पेप्टिक है मुख्य कोशिका, और साथ साथ में ये कुछ मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज का भी स्रावन करता है जो हमारे वसा के पाचन में सहायक है। लास्ट हमने बात की अर्जेंटाफ्रिन कोशिका की, और अर्जेंटाफ्रिन कोशिका की जैसा कि मैंने कहा कि ये 3 कोशिकाओं का एक ग्रुप है, समूह है, G कोशिका, D कोशिका व ECL कोशिका। G कोशिका गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये गैस्ट्रिक जूस, जठरीय रस के स्त्रावन को प्रेरित करता है। D कोशिका है जो सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावन करती है। ये सोमेटोस्टेटिन जो है ये ऋणात्मक नेगेटिव फीडबैक देता है, जो कि गैस्ट्रिक जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को उसको इनहिबिट करता है, उसको संदमित करता है। और ECL जो है वो हिस्टामिन व सीरोटोनिन का स्त्रावन करता है, और ये क्या होते हैं, वेसोडायलेटर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। और बच्चों ध्यान रखिए कि जब अपन भोजन का पाचन करते हैं, उसको छोटे अणुओं में बदलते हैं, उनको कोशिका अवशोषित करती है, तो उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कम होता है। वो कौन कर रहा है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ताकि अवशोषण ज्यादा से ज्यादा हो सके और जो अवशोषित अणु है वो हर कोशिका में पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे इसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इसका भूमिका है। तो यहाँ पर अर्जेंटाफ्रिन कोशिका 3 कोशिकाओं का समूह हो गई। G कोशिका जो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित कर रहा है, D कोशिका जो सोमेटोस्टेटिन स्रावित कर रहा है, और ECL कोशिका हिस्टामिन व सीरोटोनिन स्रावित कर रहा है। तो इस प्रकार जठरीय ग्रंथियों के अंदर ये 4 प्रकार की मुख्य 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब अपन देखने जा रहे हैं, जैसा कि अपन ने पहले पाचन तंत्र के विभिन्न भागों की बात कर ली थी, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय। अब पाचन तंत्र का जो अंतिम भाग है जिसको हम आंत्र के नाम से जानते हैं, उसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन इस डायग्राम को समझते देखते हैं और फिर उसके अपन डिटेल करेंगे। आंत्र जो है ये आपको नजर आ रही है, जैसा कि अपन ने यहाँ लिखा है ग्रणी। ये जो भाग है ये क्या है, ड्यूोडेनम है, ग्रणी है। ये एक सी आकार की संरचना होती है, ये स्टेबल होता है, स्थिर होता है,
और ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसी भाग के अंदर पाचन सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाचन किस भाग के अंदर होता है? डोडिनम या ग्रणी भाग के अंदर होता है। ये जो ग्रणी है, जो डोडिनम है, ये हमको नजर आ रही है सी आकार की, और इसके दोनों लूप के बीच में सहायक पाचक ग्रंथि अग्नाशय उपस्थित होती है। डोडिनम जो है, ग्रणी जो है, वो आगे चलकर मध्यांतर में उत्पन्न खुल रही है। मध्यांतर की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर लंबी होती है। मध्यांतर जो है, इसके भाग के अंदर रसांकुर, विलाई व माइक्रोविलाई सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वे विकसित प्रकार के होते हैं, अर्थात इसमें सबसे अधिक अवशोषण होगा। मध्यांतर आगे चलकर इलियम में यानी कि शुद्धांतर में खुलती है, और शुद्धांतर की जो लंबाई है वो 2 मीटर होती है। तो यानी कि हमें पहली बात ये पता चली है कि आंत्र जो है उसका पहला भाग जो हमने कहा वो क्या है? ग्रणी। दूसरा भाग हमने कहा मध्यांतर, और तीसरा भाग का हमने शुद्धांतर। ये तीनों जो भाग है ये छोटी आंत्र के भाग है। ये किसके भाग है? छोटी आंत्र के भाग है। यानी कि हमने आंत्र को 2 भागों में बांटा है व्यास के आधार पर, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र। और छोटी आंत्र के हमने 3 भाग देखे हैं, ग्रणी, मध्यांतर व शुद्धांतर। छोटी आंत्र हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका व्यास कम होता है। आपको चित्र में, डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि इनका जो व्यास है वो कम है, और जबकि बड़ी आंत्र का जो व्यास है वो ज्यादा है। तो व्यास के आधार पर इसको हमने छोटी आंत्र कहा है और इसको हमने बड़ी आंत्र कहा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो छोटी आंत्र है उसकी लंबाई अधिक होती है। तो यहां पर छोटी आंत्र को हमने 3 भागों में बांटा, ग्रणी, मध्यांतर व शुद्धांत्र। और इस छोटी आंत्र के अंदर सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इलियम शुद्धांत्र, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर होती है। इलियम जो है वो आगे चलकर बड़ी आंत्र में खुलता है, और बड़ी आंत्र के कौन से भाग में खुलता है? सिक्कम में। सिक्कम जो है, इलियम और सिक्कम के बीच में इलियोसिकल कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलियोसिकल कपाट पाया जाता है। और इलियोसिकल जो कपाट है वो भोजन को यूनि डायरेक्शन के अंदर, यानी एक ही दिशा के अंदर उसको क्या करता है? उसके गमन को अलाउ करता है। यानी कि जो भोजन का भाग सिक्कम में आ गया है वो वापस अब इलियम में नहीं जा सकता। तो यानी केवल इलियम से ही भोजन का आएगा, सिक्कम में आएगा। सिक्कम से कोई भी भाग जो है भोजन का वो इलियम में नहीं जा सकता। तो इलियोसिकल कपाट पाया जाता है एट द जंक्शन ऑफ सिक्कम एंड इलियम, यानी इलियम और सिक्कम के दोनों के मिलने की जो संधि तल है वहां पर इलियोसिकल कपाट पाया जाता है। ये जो सिक्कम है ये एक फुली हुई संरचना है जिसे हम ब्लैंड शेक या अंध थैली भी कहते हैं। इसको ब्लैंड शेक, अंध थैली क्यों कहते हैं? इसके नाम को समझते हैं। थैली शेक है, फुली हुई संरचना, इसलिए इसको हमने क्या कहा? शेक कहा। ब्लैंड या अंध इसको हमने क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आप देखोगे कि ये संरचना जो है ये दोनों तरफ खुलती नहीं है, ये केवल आगे चलकर कोलन के अंदर ही क्या होगी? खुलेगी। दूसरी बात, हमने जैसा कि कहा कि इलियोसिकल कपाट से जो भोजन है वो सिक्कम में आ चुका है। अब सिक्कम से भोजन जो वापस इलियम में नहीं जाएगा। और इसको समझे बेटा, क्योंकि भोजन का जो पाचन है वो फाइनली कहां होता है? इलियम में। यानी पूरा जो पचित भोजन और अवशोषित जो भोजन है वो प्रक्रिया पूरी कहां कंप्लीट हो गई है? छोटी आंत्र। बड़ी आंत्र में किसी प्रकार का पाचन या अवशोषण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। तो यहां पर अगर मान लीजिए जो भोजन पचित होकर, अवशोषित होकर जो फाइनली अवशिष्ट पदार्थ के रूप में आया होगा वो अब इलियम में नहीं जाएगा। अगर इलियम में चला गया तो क्या होगा? छोटी आंत्र खराब हो सकती है। तो केवल इलियोसिकल कपाट जो है वो केवल यहां पर इसको क्या करता है? अलाउ करता है। हम ये बात को बार बार इसको क्यों रिपीट करें? इसको समझें, क्योंकि हमने 2 कपाट पहले भी पढ़े थे, पाइलोरिक कपाट और कार्डियक कपाट। कार्डियक कपाट और पाइलोरिक कपाट दोनों जो है वो भोजन के रिवर्स डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? अलाउ कर सकते हैं, यानी भोजन वापस जा सकता है। लेकिन इलियोसिकल कपाट से कभी भी नहीं जाएगा, और अगर वो जाता है तो वो हो सकता है कि पूरी संपूर्ण छोटी आंत्र को भी वो क्या कर दे? खराब कर दे। तो यहां पर इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिक्कम का अंध थैली या ब्लैंड शेक नाम रखा है। अब सिक्कम जो है उसके नीचे एक अंगुली के समान
संरचना पाई जाती है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये एक लसिका ऊतक संरचना है जिसकी लंबाई 2 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके अंदर जब कभी मलाशय या बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, इसमें जब कभी बैक्टीरियल इंफेक्शन या मल फंस जाए तो इसके अंदर इंफेक्शन हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में बारंबार विभाजन हो जाता है और अपेंडिक्स, जो हम कॉमन भाषा में अपेंडिक्स एक रोग कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम ऑपरेशन के द्वारा इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये हमारे पहले के समय में जब हम रॉ मटेरियल में सेलुलोज का खाया करते थे, उसके पाचन में सहायक था, लेकिन धीरे धीरे हमने रॉ मटेरियल के फॉर्म में सेलुलोज का खाना बंद कर दिया, तो अब इसकी पाचन में इसका काम खत्म हो गया है। तो डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाचन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है अब एक अवशेषी अंग के रूप में है, और साथ ही साथ सीकम भी अवशेषी अंग होता है। तो यहाँ पर सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दोनों ही क्या है, अवशेषी अंग है पाचन तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम देखेंगे कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है वो कहाँ होती है। ये इलियोसिकल जो कपाट है उससे नीचे 2 to 2.5 सेंटीमीटर नीचे पाया जाता है, और इसकी जो खुद की जो लंबाई है, जैसा कि मैंने पहले कहा, 2 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सिकम जो है वो आगे चलकर कोलन में उत्पन्न होती है। कोलन जो है यह व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की होती है। यहां पे हमने लिखा है आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन, सिग्मोइड कोलन। कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार से, आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन व सिग्मोइड कोलन। आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन और सिग्मोइड कोलन, इन चारों भागों को मिलाएं तो हम ये कह सकते हैं कि कोलन जो है वो बड़ी आंत्र का सबसे लंबा भाग है। तो यहां पर कोलन जो है वो हमने कितनी व्यवस्था में, कितने भागों में देखा है? 4 भागों में। कोलन के अंदर विशेष प्रकार की पेशियों के लंबवत रिबन लाइक 3 बैंड पाए जाते हैं, जिन्हें हम टिनी कोलाई कहते हैं, और इन लंबवत पेशियों के कारण इनमें कुछ वलन बन जाते हैं और उन वलन को हम होस्ट्रा कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण इनके अंदर अवशोषण क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि अवशोषण क्षेत्र से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि हम ये कहें कि भाई हमने पाचन तंत्र देख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं आंत्र जो है वो सबसे लंबी संरचना है। क्यों है? क्योंकि आंत्र के अंदर ही पाचन और अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो एक तो क्या होता है कि अवशोषण के लिए और पाचन के लिए हमें क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए, एरिया ज्यादा चाहिए, और वो लंबाई, वो क्षेत्रफल, वो एरिया कौन प्रोवाइड कर रहा है? आंत्र। क्योंकि एंजाइम्स और हमारे जो पाचक रस हैं, जूस हैं, वो लगातार भोजन के ऊपर कार्य करते हैं, उनका पाचन करते हैं, तो उनके लिए एरिया और क्षेत्रफल क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो लंबा क्षेत्रफल है, लंबा एरिया है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो आंत्र प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर पाचन और अवशोषण के लिए लंबा जो हमें क्षेत्रफल, लंबा जो एरिया चाहिए, वो कौन दे रहा है? हमें आंत्र दे रहा है। आंत्र के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर कोलन के अंदर जो होस्ट्रा है वो क्या कर रहा है? अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा रहा है, और ये कोलन जो है अंतिम भाग, जिसको हमने सिग्मोइड कोलन कहा है, कोलन के, ये सिग्मोइड नाम इसलिए रखा क्योंकि ये एस आकार का होता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? सिग्मोइड कोलन का। ये अंतिम जो कोलन है जिसको हमने सिग्मोइड कोलन कहा, ये आगे चलकर मलाशय में उत्पन्न होती है। मलाशय एक थैली रूपी संरचना होती है जिसके अंदर अस्थायी रूप से मल का संग्रहण किया जाता है और समय समय पर उसे गुद्दा द्वार के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये जो गुद्दा द्वार होता है उसके ऊपर गुद्दा नाल यानी एनल कैनाल उपस्थित होती है, और इस एनल कैनाल के अंदर 2 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, आंतरिक कपाट व बाह्य कपाट। आंतरिक कपाट जो होता है वो इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, और बाह्य कपाट जो होता है वो ऐच्छिक पेशियों यानी वॉल्यूंटरी मसल्स का बना होता है। यानी आंतरिक कपाट को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन बाह्य कपाट को हम जो है नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐच्छिक पेशियों का
बना होता है। और ये दोनों जो कपाट है ये गुद्दा के खुलने व बंद होने को भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जिसे हम अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। अब अपन यहां पर देखते हैं कि जो हमने कहा है, इस डायग्राम के द्वारा हमने इन चीजों को समझा है। अब अपने यहां पे लिखा है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बच्चों साथ साथ में नोट भी करते जाएं। जो आंत्र की लंबाई है वो लगभग कितनी देखी है हमने, 6 मीटर लंबी देखी है। और हमने व्यास के आधार पर आंत्र को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था, छोटी आंत्र व बड़ी आंत्र। छोटी आंत्र का व्यास कम होता है लेकिन लंबाई ज्यादा होती है, बड़ी आंत्र का व्यास ज्यादा होता है लेकिन लंबाई कम होती है। छोटी आंत्र को पुनः हमने 3 भागों में बांटा, ग्रहणी, मध्यांतर व सुधांत्र। इसके अंदर सुधांतर जो ईलियम होता है वो सबसे लंबा होता है, मध्यांतर के अंदर सबसे ज्यादा अवशोषण होता है और ग्रहणी के अंदर सबसे ज्यादा पाचन होता है। वह अंतिम जो डाइजेशन है, पाचन है, वो हमारे सुधांतर में होता है। बड़ी आंत्र के अंदर सिक्कम, कोलन, मलाशय हम देखते हैं। सिक्कम जो है एक अवशेषी अंग है। कोलन जो होता है उसके अंदर अवशोषण तो होता है लेकिन किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और कोलन जो है वो बड़ी आंत्र का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। मलाशय जो होता है एक थैले रूपी संरचना है जिसमें अस्थायी रूप से मल का या अवशिष्ट पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। सिक्कम तो वर्मीफॉर्म पेडिक्स जो है वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे क्या है, अवशेषी अंग है। और सिक्कम को हम जो है अंधथैली या ब्लाइंड सेक भी कहते हैं। कोलन के अंदर जो है एक विशिष्ट प्रकार की कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है जिसे हम मास एक्शन कहते हैं। और ये मास एक्शन जो है ये केवल कहां उत्पन्न होती है, बड़ी आंत्र में, कोलन में उत्पन्न होती है। और कोलन भाग के अंदर ही कुछ पदार्थों का है जो अवशोषण होता है। और अंत में जैसा कि हमने कहा कि जो मलाशय है वो फाइनली गुद्दा द्वार के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को हम जो है उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी आंत्र की शारीरिकी है जिसके अंदर हमने आंत्र को 2 भागों में बांटा था, छोटी आंत्र व बड़ी आंत्र।